हेलो बच्चों, कल हम लोग देख रहे थे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक्सेस प्रेशर में एक लास्ट में एग्जाम्पल भी लिए थे। अब उसी को आगे देखना है। हेडिंग लिखना है फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल। कैसे बनता है उसको देखते हैं। एक बड़ा हमने लिया स्फीयर, ये स्फीयर बोल रहे हैं, सो बबल, और एक छोटा सा बबल ले रहे हैं। दो सौ बबल है। एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। जब इस दोनों सौ बबल को हम कांटेक्ट में लाएंगे, टच में लाएंगे, तब बनेगा डबल बबल। डबल बबल तो उसका देखो कैसे होगा। ये वाला है कि टच में इसको लाए हैं। तो यहाँ जो दोनों का कॉमन सरफेस जो होगा वो कैसा होगा उस पर पहले सोचना है। अभी डायग्राम बनाना नहीं, इसमें चेंज होगा। अभी एक कॉमन सरफेस का रेडियस निकालना है। तो पहले यहाँ देखते हैं कि दोनों में किसमें प्रेशर ज़्यादा है। हालांकि कल हम लोग देखे भी हैं, बाहर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर P1, उसके अंदर P2। तो P1 कितना हो जाएगा, PATM प्लस 40/R1। यहाँ P2 कितना हो जाएगा, PATM प्लस 40/R2 होगा। PATM प्लस 40/R2। तो R1 R2 में कौन ग्रेटर है, R1 R2 में कौन ग्रेटर है, R1 ग्रेटर है R2 से। तो ये ग्रेटर है तो P1 स्मॉलर होगा। सिंस R1 ग्रेटर टू देन R2, देयरफॉर P1 विल बी स्मॉलर देन P2। ये हम लोग कल भी देखे थे। तो अभी P1 कम है, इसके अंदर प्रेशर कम है इससे। तो यहाँ भी देखो, इसके अंदर प्रेशर P1, इसके अंदर प्रेशर P2।
P2 ज़्यादा है, तो P2 ज़्यादा है तो कॉमन सरफेस तो किधर होना चाहिए, इधर से ज़्यादा प्रेशर हुआ, इधर से कम प्रेशर हुआ, तो कॉमन सरफेस स्ट्रेट नहीं होकर कैसा हो जाएगा, इधर की तरफ रहेगा। लेकिन जितना ये R2 है उतना नहीं रहेगा, क्योंकि R2 इधर से P2 था, उधर से PATM था। यहाँ पर P2 है और इधर PATM से ज़्यादा है, इसलिए R2 के बराबर नहीं होगा। जितना ज़्यादा कर्व है ये उतना ज़्यादा कर्व नहीं होगा, लेकिन कर्व तो होगा ही होगा, क्योंकि P2 ज़्यादा है P1 से। तो ये मान लेते हैं ऐसे हो गया, तो ऐसे ही दिख रहा है जैसे पहले था। कम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। इधर से P1 और इधर से P2। और P1 मतलब P2 माइनस P1 कितना होगा, 40/R, वेयर R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ये कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया स्मॉल r। अब P1 P2 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो वहीं से स्मॉल r आ जाएगा। P2 जगह क्या पुट करना है, PATM प्लस 40/R2 माइनस P1 की जगह पर PATM प्लस 40/R1 इक्वल टू 40/R। PATM से PATM कैंसिल, 40 सब जगह कैंसिल हो गया, 1/R2 माइनस 1/R1 इक्वल टू 1/R। देयरफॉर R क्या आ जाएगा, R1 R2/R1 माइनस R2 नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ द डबल बबल। यही था डबल बबल, डबल बबल यही था। कैसे निकाले समझ में आया, नोट कर लो। अगला हेडिंग लिखो तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल। अभी क्या हुआ था कि ये डबल बबल अभी सिंगल बबल, मतलब यहाँ पर बबल दोनों को हम टच करवाए थे, लेकिन अगला केस जो ले रहे हम वहाँ पर टच नहीं होना है। वहाँ पर दोनों बबल का जो अंदर में जो एयर मॉलिक्यूल है वो मिक्स होकर के एक सिंगल बबल बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बबल, ये प्लस ये मिलकर के बड़ा बबल बनाया है।
इसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए डायग्राम थोड़ा टेढ़ा और हो जा रहा है। रेडियस आर। तो इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल सब है, एयर मॉलिक्यूल मिक्स होकर करके बड़ा बबल बना है। तो दोनों का एयर मॉलिक्यूल मिक्स हो गया है। पिछले केस में ऐसा नहीं हुआ था, एयर मॉलिक्यूल वहाँ मिक्स नहीं हुआ था, दोनों का एयर अलग अलग ही था, यहाँ पर मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या करेंगे, इसके अंदर प्रेशर पी ले लेते हैं। P1 पिछले केस में निकाल भी लिए, क्या आया था, PATM प्लस 40/R1। P2 क्या आ जाएगा, PATM प्लस 40/R2। यहाँ P क्या आ जाएगा, PATM प्लस 40/R होगा। ये लिखना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि जब एयर मिक्स हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, और पहले भी सब दोनों एक सेम टेम्परेचर पर था, बाद में भी सेम टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सोथर्मल प्रोसेस वाला तब लग जाएगा। वैसे भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कंजर्व भी कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ मोल इसमें है उतने प्लस इसमें इक्वल हो जाएगा इसमें। N1 plus N2 equal to N। Number of moles in R1, number of moles in R2, number of moles in R। ये ऐसा करते इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लेते हैं और इसको 3 कर लेते हैं। 1 2, ये ज़्यादा सही लिखा हुआ है, 3। तो N1 के जगह पर क्या आएगा, PV इक्वल टू NRT ना, आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1/RT प्लस P2 V2/RT इक्वल टू PV/RT। टेम्परेचर से हम यहाँ पर दिखा रखे हैं। दोनों का शुरू में सेम टेम्परेचर था, बाद में टेम्परेचर सेम रहा। तो नीचे वाला पोर्शन सब जो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो। मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हम पूरा मिटा रहे हैं। अभी प्रेशर बाहर का कितना है, PATM है। तो पानी पीएगा। ये भी हिल गया, देख लीजिए इसको, ये भी हिल गया। सही है, थोड़ा सा हेवी बुक से रहता नहीं सही। इसको कुछ और डाल दीजिए।
तो P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PV आ गया। P1 की जगह पर P ATM प्लस 40/R1, V1 की जगह पर 4/3/R1 क्यूब, P2 की जगह पर P ATM प्लस 40/R2, V2 की जगह पर 4/3/R2 क्यूब इक्वल टू P की जगह पर P ATM प्लस 40/R और V की जगह पर 4/3/R क्यूब। तो सब जगह से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद P ATM 4/3 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, R1 क्यू यहाँ पर, R2 क्यू और इधर से आएगा माइनस R क्यू। राइट साइड में क्या हो जाएगा, इधर 40 R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R², फिर इधर से ये सब जाएगा माइनस R², इधर से जाएगा माइनस R2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन है, एक बार देख लो अपनी बढ़िया से। P ATM प्लस ये 4/3 सब जगह से कैंसिल कर दिए थे हम। तो P ATM अगर कॉमन लेंगे तो ये R क्यू वाला टर्म आएगा, और इधर 40 और कॉमन लेंगे तो एक R कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर में आएगा। सही है ये। तो ये रिलेशन कहीं कहीं प्रूव करने के लिए पूछ देता है। अभी हम जो दो बबल लिए थे, बबल 1 2 और फिर उससे 3 बना था, तो ये बाहर में प्रेशर कितना था, P ATM। लेकिन अगर बाहर में कोई प्रेशर ही नहीं हो, अगर वैक्यूम हो तब क्या होगा, if the outside pressure be 0, that is P ATM को लेना पड़ेगा 0। तो जब इसको 0 ले लेंगे तो देखो, तो 0 इंटू R1 क्यू प्लस R2 क्यू माइनस R क्यू इक्वल टू इधर हो जाएगा 40 R² माइनस R1² माइनस R2²। तो इधर लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया टोटल, इधर ये दो टर्म है 40 और ये टर्म, तो 40 मतलब T0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि T सरफेस टेंशन है सो बबल का, वो तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें जो उसके अंदर जो टेंशन है वो है ना, जो आप बोले थे इलास्टिक मेम्ब्रेन उसको मानने के लिए। तो यहाँ T0 नहीं हो सकता है, तो जब T0 नहीं होगा तब इसका मतलब इस टर्म को ही 0 होना पड़ेगा। इसको नोट कर लो। तो ज़्यादा ही डाल दिए।
0 इक्वल टू 40 आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सिंस 40 0 नहीं है, देयरफॉर R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 0 होगा। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या रहा है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन सब छोटे मोटे एग्जाम में आते रहता है। कहेगा कि जो दोनों जो कोलैप्स हो रहा है बबल, वो वैक्यूम में हो रहा है। वैक्यूम में को मतलब बाहरी प्रेशर 0 है। तो जब बाहरी प्रेशर 0 है तो जो रिजल्टेंट बबल बन रहा है दोनों के मिक्सिंग होने से, उसका रेडियस ये होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ दो तरह का देखा, एक R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 माइनस R2 ये देखा। ये फॉर्मूला किसके लिए था, डबल बबल में जो कॉमन सरफेस बन रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाला फॉर्मूला कब आया है, जब दो बबल मिक्स होकर के सिंगल बबल बना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको यहां तक नोट कर लो। देखो तो आगे हम डेरिवेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर बोले थे ना कल कि इसको आगे डिराइव भी कर देंगे। तो एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन हम वाटर ड्रॉप लेकर ही चल रहे हैं, स्फेरिकल रहे वो। ये वाटर ड्रॉप, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल सब है। अब क्या करना है, इसका सेक्शनल व्यू बनाना है। मतलब इसको यहां से इसको काट देना है, सेक्शनल व्यू। तो जब इसका सेक्शनल व्यू बनाएंगे तो अब देखो तो सेक्शनल व्यू इसका बनाना है। आधा % इसको काट दे रहे हैं हम। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल है।
तो हमने क्या बोला था, ये जो सरफेस है ऊपर वाला सरफेस, इसको क्या इमेजिन करना है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मतलब ये भी बोले थे, इमेजिन करो ये स्फेरिकल बैलून है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो जब ये बैलून है तो इमेजिन करो तो जैसे इधर वाला पोर्शन हम दिखा रहे हैं और ये दूसरा पोर्शन जो इधर से है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर अभी कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है, खिंचाव है ना दोनों में, मतलब एक दूसरे को खींच रहा होगा। तो इसी में अभी हम इतने पोर्शन को दिखा रहे हैं। तो इतना पोर्शन पर इधर वाला जो मेम्ब्रेन था, ये सब इसको किधर खींच रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा। मतलब सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। तो पूरे चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है सब पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। वाटर ड्रॉप था तो केवल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही सरफेस है, तो केवल बाहर ही लगेगा, इधर ही तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक, और ये टोटल फोर्स कितना, ये वाटर या लिक्विड ड्रॉप लिखते हैं ना, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। तो बताओ तो कितना लग रहा होगा फोर्स, तो इधर सरफेस टेंशन की वजह से T इंटू कितना है, ये टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ, ये डायमीटर वाला पोर्शन है ना, तो T इंटू 2πr होगा ना, T इंटू 2πr। T इंटू 2πr इधर लग रहा है। तो अब देखो, तो ध्यान देना एक बार इधर फिर से, ये बाउंड्री पर फोर्स लग रहा है इधर T इंटू 2πr इस हेमिस्फीयर के ऊपर। तो जब यहाँ पर T इंटू 2πr फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको तो एक्सलेट हो जाना चाहिए इधर, इसको इधर एक्सलेट होना चाहिए ना, न्यूटन सेकेंड लॉ कि जब नेट फोर्स इधर है तो एक्सलेशन इधर होना चाहिए, लेकिन वो एक्सलेट इधर नहीं हो रहा है। तो आखिर इसको बैलेंस कौन कर रखा है, तो बैलेंस कौन कर रखा है, तो जितना प्रेशर अभी बाहर से लग रहा होगा एटमॉस्फेयर का, उससे ज्यादा प्रेशर इधर से अंदर से लग रहा होगा। तो वही जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जिसको हम लोग एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं, उसी एक्सेस प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, वही इसको बैलेंस कर रहा है। तो सीधे हम एक्स्ट्रा प्रेशर को ही यहां दिखा रहे हैं, जिसको एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं, ब्रैकेट मान लो इसको डेल्टा पी लिख रहे हैं हम, एक्सेस प्रेशर। तो वही डेल्टा पी का हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि वो कैसे लग रहा होगा। ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी। इमेजिन करो किस तरह से लग रहा होगा वो, जैसे ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर, तो लिक्विड की वजह से इधर से प्रेशर, तो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर ना। अरे यहाँ तो केवल एक ये लाइन दिख रहा है, लेकिन ये लाइन थोड़े है, ये तो सरफेस है, पूरा हेमिस्फेरिकल है। तो इधर से प्रेशर इधर ही तरफ, इधर वाला प्रेशर उधर ही तरफ, इधर वाला प्रेशर इधर ही तरफ, उधर वाला प्रेशर उधर ही तरफ, इधर ही तरफ, इधर ही तरफ, इस तरह से
ये इस पूरे हेमिस्फीयर में ये सब तरफ यहाँ से प्रेशर लग रहा है। तो इसी का रिजल्टेंट किधर होगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो पहले भी हम बता रखे हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट। ये तो कंफर्म है कि ये प्रेशर वजह से नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, क्योंकि देखो ना इधर वाले को इधर वाला बैलेंस कर देगा, इधर वाले का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, यहाँ वाले का भी दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ ये इधर की तरफ, तो इधर वाला को उधर वाला बैलेंस कर देगा। इसका वही हाल होगा, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो इधर वाला उधर वाला बैलेंस कर देगा, हॉरिजॉन्टल रह जाएगा। या थोड़ा हम इधर एक दिखा भी देते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, जो कि थीटा एंगल पर है। ये थोड़ा इसको जूम करके बना रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड एरिया को समझा रहे हैं। और इसके ऊपर ये एलिमेंट्री एरिया है, एरिया डायरेक्शन मान लो एलिमेंट्री एरिया ds इधर है और प्रेशर इस पर इधर से लग रहा है। इस प्रेशर वजह से इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, पूरी एरिया फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, df कितना होगा, ये df प्रेशर इनटू एरिया। अब इस df का दो कंपोनेंट यहां पे एरिया लिए हुए हैं, ds इस एरिया को मानो, इस df का दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, एक मिनट, ये एंगल थीटा तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा df cos थीटा और ये हो जाएगा df sin थीटा होगा। तो df cos थीटा इधर की तरफ आया, df sin थीटा वो उधर की तरफ गया है। तो अगर ये पूरी एरिया पर अगर हम नेट फोर्स निकालें इस प्रेशर वजह से, जो प्रेशर इस पर पूरी एरिया पर हर जगह लग रहा है, अगर इसकी वजह से नेट फोर्स निकालें पूरी एरिया पर,
तो इसका इंटीग्रेशन दे देगा ये नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, और इसका इंटीग्रेशन दे देगा नेट फोर्स जो प्रेशर वजह से वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है। तो इसको हम नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द एरिया एस, टोटल एरिया एस है, उस एरिया के ऊपर कितना हो जाएगा एफ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, एफ एच लिख लेते हैं, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, तो डी एफ कितना हो गया ये पी डी एस साइन थीटा, पी तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डी एस साइन थीटा का। अब ये डी एस साइन थीटा क्या है उसको देख लो, फिर वर्टिकल अपने से कर लेना, जगह का भी प्रॉब्लम है। डी एस साइन थीटा को जो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये डायग्राम पहले इतना बना लो। इतना बना लिया, फिर हम एक डायग्राम और बनाना है। अभी जो हम दिखाए थे यहाँ पर ds, जिस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना फोर्स लगा है df साइन थीटा। तो देखो तो ये ds को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये है ds जिसका डायरेक्शन इधर है, और ये क्या हो जाएगा तो ds साइन थीटा। तो जब यहाँ हम ds साइन थीटा इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये सब का जो इधर वाला सबका जो इसका जो सबके सब इधर वाला कंपोनेंट है, मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया ये सब है, वो सबको हम सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो P और ds का साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये horizontally projected area of S का जो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड एरिया है वो ले लेना है। सिमिलरली अगर हम लोग डाउनवर्ड वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते तो इसका जो डाउनवर्ड में जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसको लेना होगा। देखो एरिया बनाने में थोड़ा कचरा भी हो गया है, समझने में भी दिक्कत हुआ है, इसको नोट कर लो। एक लाइन वाला दिखा देते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा समझना। डायग्राम सभी छोटा बन रहा है जिससे क्लियर नहीं हो रहा है।
देखो तो ये लाइन वाली बात जो हम किए अभी, जैसे ये लाइन है, अगर लाइन का लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो यही हम दिखा रहे थे अभी। अभी हम इसको जब एस ले लिए थे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, ये अगर एस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एस साइन थीटा, टोटल का प्रोजेक्शन हो गया ना। मतलब इधर से अगर हम टॉर्च जलाएं, इधर से अगर हम लाइट रे भेजें, तो इसका जो शेडो बनेगा, लाइट रे भेज रहे हैं, इसका जो शेडो बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइट जा रहा है तो जो शेडो बनेगा उस शेडो का एरिया कितना हो जाएगा, एस साइन थीटा। और वर्टिकल अगर भेजेंगे तब शेडो कितना बड़ा बनेगा, तब ये हो जाएगा नीचे से शेडो, वर्टिकल भी हो जाएगा वो। तो प्रोजेक्टिव एरिया का मतलब समझ में आया, वही शेडो निकाल देना है। तो पिछले केस में क्या दिखाया कि इस एरिया पर अगर प्रेशर इधर से लग रहा है तो इसका जो नेट फोर्स इधर की तरफ होगा वो कितना होगा, तो प्रेशर इनटू ये एरिया कर देना है, सिंपल। मतलब कंक्लूजन तभी से यही आया कि अगर देखो तभी हम लोगों ने अभी क्या देख लिया था, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। अगर हॉरिजॉन्टल निकालना है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया, वर्टिकल निकालना है तो वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रेजेंट केस में क्या होने वाला है, इस टाइप का सरफेस, ये सरफेस है जिस पर प्रेशर इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से है, इधर से है। तो तभी हम लोगों ने देख लिया था कि बाकी वाला कैंसिल हो जाएगा, खाली हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा। तो केवल हॉरिजॉन्टल वाला बचेगा तो वो कितना होगा, तो एक्सेस प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया होगा, हॉरिजॉन्टल। और सरफेस टेंशन जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, उस फोर्स को यही तो बैलेंस कर रखा है ना। तो एट इक्विलिब्रियम T इंटू 2πr इक्वल टू डेल्टा P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना प्रोजेक्टेड एरिया। देखो इसका प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या, इधर से जो लाइट रे हम भेजेंगे, पैरेलल लाइट रे अगर इधर से हम भेजेंगे तो इसका हेमिस्फीयर का इधर जो बनेगा शेडो, इसका एरिया कितना होगा, जितना इसका बेस का एरिया है। तो ये क्या है, यही है प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहां से एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 2T/r डिराइव हुआ। एक्सेस प्रेशर 2T/r मतलब बाहर से इसके अंदर एक्स्ट्रा कितना प्रेशर है, 2T/r। यहीं पे अगर सो बबल होता तो सो बबल होने से यहाँ पर दो सरफेस हम बोलते, सो बबल, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो हम दो सरफेस बोलते। तो दो वहाँ पर मेम्ब्रेन होता, इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो एक T इंटू 2πr बाहरी मेम्ब्रेन पर और एक T इंटू 2πr अंदर वाला मेम्ब्रेन पर। तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाता, 2 इंटू T इंटू 2πr, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर वाला ये तो वही होता, तो यहाँ 40/r हो जाता। तो ये था एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन।
तो आज यहीं तक रहने दो, कल हम मॉलिक्यूलर थ्योरी सरफेस टेंशन को देखेंगे। तो अपने से भी थोड़ा बुक और से उसको पढ़ लेना।